अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द जेएन साइंसेस। प्यारे व्यूअर्स, आज आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं एक ज़बरदस्त और आसान टॉपिक के साथ। सो प्यारे व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि सेल को कौन कंट्रोल करता है? सेल को कौन कंट्रोल करता है बता दिए। चलो मैं बताता हूँ अगर आपको समझ नहीं आता। प्यारे व्यूअर्स, डियर व्यूअर्स, एक फैमिली के अंदर जो कंट्रोलर होता है वो कौन होता है? वो होता है वालिद साहब। पूरे फैमिली को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कौन जो है वो लिमिट से क्रॉस ना हो जाए। सो आइए उसी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि बायो के अंदर आखिरकार सेल को कौन कंट्रोल करता है। सो सेल को कंट्रोल करता है जनाब न्यूक्लियस साहब। सो हमारा जो आज का टॉपिक भी यही है कि न्यूक्लियस आखिरकार कौन है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। आइए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए डियर व्यूअर्स। आखिरकार इसको किस साहब ने डिस्कवर किया था, कब किया था, इसका फंक्शन क्या है, इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और स्ट्रक्चर क्या कहता है। सो आइए डियर व्यूअर्स इस वीडियो के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको आज का जो लेक्चर है वो समझाऊंगा। चलिए डियर व्यूअर्स फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। डियर व्यूअर्स, इसको जो डिस्कवर किया था वो था रॉबर्ट ब्राउन। जनाब रॉबर्ट ब्राउन कब किया था? 1831 में। क्लियर डियर व्यूअर्स, जिस टाइम हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे इन लोगों ने उस टाइम इन लोगों ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सो आइए पहला पॉइंट लिखते हैं कि डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। चलिए पहले व्यूअर्स लिखते हैं डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, मगर कब किया था? डिस्कवर किया था 1831 में। 1831 में क्या किया था इसने? डिस्कवर किया था किस चीज को? न्यूक्लियस को। सो आइए डियर व्यूअर्स, ये तो गया इसका डिस्कवरी। अब आगे चलते हैं कि आखिरकार इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल एंड हार्ट ऑफ द सेल। वो पॉइंट भी लिखवाता हूं। सो इसको हम दूसरा नाम ये भी देख सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, हार्ट ऑफ द सेल एंड ब्रेन ऑफ द सेल। आइए वो भी लिखवाता हूं। सो इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि ये क्या है? ये कंट्रोलर ऑफ द सेल है। कंट्रोलर ऑफ सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये तो हो गया एक ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन, सेल का कंट्रोलर सेंटर क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स? अब आइए इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आखिरकार ये जनाब क्या कहता है। प्यारे व्यूअर्स, न्यूक्लियस जो है ये हमारे सेल का जो है एक कंट्रोल सेंटर होता है, ब्रेन भी होता है और हार्ट भी होता है, जो कंट्रोल करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सेल के अंदर और कंटेन और जो रखते हैं, क्या रखते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, लाइक डीएनए, जीन्स, ये वगैरह चीजें रखते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। यही तो है न्यूक्लियस का डिफिनेशन। आइए अब वही लिखते हैं। सो डियर व्यूअर्स, न्यूक्लियस जो है ये हार्ट ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस इज द हार्ट ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल। जो क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल विच कंट्रोल दी, जो किस चीज को कंट्रोल करती है? विच कंट्रोल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, विच कंट्रोल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और एंड कंटेन क्या रखती है? एंड कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्लियर डियर व्यूअर्स? इसके अंदर दो पॉइंट्स आ गए। एक तो ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। एंड कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर क्या होते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए। ये चीजें कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ दैट इज द
आरएनए एंड डीएनए। सो ये कहलाता है जेनेटिक मटेरियल्स यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। सो ये तो हो गया डियर व्यूअर्स इसका क्या डेफिनेशन। अब चलते हैं इसके कुछ फंक्शंस है वो भी है यहाँ पर मैंने बता दिया इस डेफिनेशन के अंदर, मगर फिर भी लिखते हैं। सो आइए डियर व्यूअर्स आखिरकार जनाब न्यूक्लियस साहब का काम क्या है, आइए वो बताता हूँ। प्यारे व्यूअर्स न्यूक्लियस का जो पहला फंक्शन है वो ये कि कंट्रोल करते हैं तमाम जो एक्टिविटीज होते हैं, कहाँ पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर, उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। सो हम लिखेंगे ये कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सेल, सेल के अंदर तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। सो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि कंट्रोल ऑल तमाम के तमाम जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सेल, कहां पर, सेल के अंदर। सो प्यारे व्यूअर्स कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सेल। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मैं एक आपको बताता हूं। सो उनमें से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। सो उसके अंदर हमारे पास आ रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन ये क्या है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। सो ये कंट्रोल करती है तमाम के तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सेल के अंदर क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये हो गया इसका पहला फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन क्या है कि दे कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया, मगर फिर भी लिखेंगे क्योंकि फंक्शन अलग है और इसका जो डेफिनेशन है वो अलग है। सो आइए प्यारे व्यूअर्स दूसरा जो है ना वो इसका फंक्शन क्या है। सो जो दूसरा फंक्शन है वो ये कि कंटेन, ये रखते हैं क्या, कंटेन जीन्स जो है ना वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, जीन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, डीएनए के अंदर। और डीएनए खुद क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सो न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन में मैंने आपको एक बता दिया यानी डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या मौजूद होते हैं, जीन्स ही मौजूद होते हैं। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स। अब ये तो हो गया इसका कुछ फंक्शंस। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट आ रहे हैं, एक मेन पॉइंट आ रहा है, वो क्या है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये क्या होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, चलिए बताता हूँ। जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सो ये तो भी एक अलग सा कानून है इसका। सो इसके अंदर भी इसी तरह एक फ्लूइड का एक स्पेस होता है, क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। सो द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट्स कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो स्पेस नजर आ रहा है ये क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। आइए लिखवाता हूँ। सो क्या है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि द स्पेस, वो स्पेस, द स्पेस वो खाली जगह बिटवीन किन के दरमियान, बिटवीन द न्यूक्लियोलस को भी आगे जाकर ये लिखेंगे, न्यूक्लियोलस एंड, और दूसरा क्या आ रहा है, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो स्पेस जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। The space between the nucleolus and nuclear membrane is called nucleoplasm. अब dear viewers, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, ये दो चीजों को रखते हैं। जो पहला है वो है क्रोमैटिन, और जो दूसरा आ रहा है वो है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमैटिन क्या होते हैं और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आइए उनके दरमियान कुछ थोड़ा सा डिफरेंस पड़ते हैं। सो उनके लिए जो पहला पॉइंट आ रहा है वो ये क्रोमैटिन, और जो दूसरा है वो है क्रोमोसोम्स। These are the two main parts of the nucleoplasm. अब क्रोमैटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल होते हैं, थ्रेड लाइक धागेनुमा जेनेटिक मटेरियल होती है जिनके स्ट्रक्चर जो है ना वो वेरिएबल होता है, यानी इनके कोई खास वो नहीं होता है, शेप नहीं होता। सो दे हैव नो शेप, नो स्पेसिफिक शेप, इनके जो है ना कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। अब दूसरा क्या है, क्रोमोसोम्स। कंडेंस्ड क्रोमैटिन इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स,
ये जो कंडेंस्ड होते हैं एक दूसरे में जो कंडेंस होते हैं वो क्रोमैटिन क्या कहलाता है, वो क्रोमोसोम्स ही कहलाता है। और उनकी जो है ना एक स्पेसिफिक शेप होती है, एक खास शेप होती है। किन चीज़ की? क्रोमोसोम्स की। मगर क्रोमैटिन की कोई खास शेप नहीं होती। क्लियर है प्यारे व्यूअर्स? अब आइए स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो कुछ पढ़ा क्या ये इसी तरह भी वाकई है कि नहीं है। सो आइए प्यारे व्यूअर्स, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है। अब प्यारे व्यूअर्स, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये जो रेड नजर आ रहा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या है? ये जो है ये बनाते हैं राइबोसोमल आरएनए को। इट फॉर्म द न्यूक्लियोलस फॉर्म द राइबोसोमल आरएनए, जो किस आरएनए को बनाते हैं? राइबोसोमल आरएनए को बनाते हैं। राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे यानी आरआरएनए, आरआरएनए। सो दैट्स कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए। सो डियर व्यूअर्स, प्यारे व्यूअर्स, याद रखिए न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट है ये न्यूक्लियोलस कहलाता है। और न्यूक्लियोलस का काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए को बनाना। दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस प्यारे व्यूअर्स समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब ये जो ग्रीन नजर आ रहा है, जो बिल्कुल सेल के जो आउटर में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या कहलाता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी सरफेस पर जो दाने मौजूद होते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, इसको कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। और ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ये जो स्पेस नजर आ रहा है, कौन सा स्पेस? जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप के किस चीज में हो? दरमियान में हो। ये स्पेस कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पर पढ़ा भी कि द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो रेड नजर आ रहा है ये कहलाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर कुछ सुराख मौजूद होते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे ये जो पोर मौजूद होते हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। अब ये जो ब्लू नजर आ रहा है, ये जो इस तरह थ्रेड नुमा जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है, यहाँ पर हमने पढ़ा भी था, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। सो ये है वो क्रोमैटिन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनके कोई खास स्ट्रक्चर, कोई खास शेप नहीं है, ये वेरिएबल इनका शेप। सो ये जो आप लोगों को जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है ये कहलाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर था बड़ा आसान सा जबरदस्त सा टॉपिक था। सो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्यारे व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी ये कुछ पॉइंट्स ये आप खुद भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर पोर वो पोर जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर पोर कहलाता है। सो इस तरह कुछ कुछ पॉइंट्स है। ये क्रोमैटिन टॉपिक भी मैंने बता दिया, न्यूक्लियोलस का मैंने बता दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म का मैंने बता दिया, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। सो प्यारे व्यूअर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। मगर आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए, सो काइंडली मेहरबानी करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। सो दुआओं में याद रखा इंशाल्लाह नेक्स्ट